फ्रेंड्स, मैं सोनम शर्मा आप सभी का प्रीमो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या है। तो अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत या इंडिया राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश और अर्जन क्षेत्र का एक संघ है। ठीक, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अर्जन क्षेत्र क्या है? तो अर्जन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो भारत किसी समझौते के तहत या विजय के उपरांत भारत क्षेत्र में शामिल किया गया हो। ठीक, अनुच्छेद 2 हमारा क्या होता है? अनुच्छेद 2 होता है जब संसद विधि बनाकर भारत के किसी बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत आती है। और संसद विधि बनाकर भारत के किसी ऐसे क्षेत्र को भी भारत में शामिल कर सकती है जिससे कि इसकी भौगोलिक सीमा परिवर्तित हो। ठीक, अनुच्छेद 2 का का बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। अनुच्छेद 2 का हमारा सिक्किम से संबंधित है। अनुच्छेद 2 के का में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 के का में है हमारा सिक्किम से संबंधित। इसमें कहा गया है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कि सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन वर्तमान में यह निश्चित है। अभी क्या है? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 3 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 3 में संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य का मतलब गठन कर सकती है, उसका बंटवारा कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यानी जो नाम में परिवर्तन या नए राज्य का गठन होता है वो अनुच्छेद 3 के द्वारा होती है। ठीक, अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में है कि हमारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किया जा रहा है, इससे अनुसूची 1 व 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये हमारा भाग 1 था। और उसके बाद है हमारा भाग 2 नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक होता है। तो आरंभ में नागरिकता का प्रावधान किया गया कि मतलब भारत के नागरिक कौन होंगे। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि आरंभ में भारत के नागरिक वही होंगे जो 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, या जिनके माता पिता भारत के हो, या जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में ही निवास कर रहे हो। अनुच्छेद 6 हमारा बहुत ही सीधे सादे लफ्ज में हम इसे कह सकते हैं पाक भारत। पाक भारत अनुच्छेद 6 हमारा ऐसे भारतीय नागरिक के लिए है जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आके निवास कर रहे हों। ठीक, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में जन्म लिए हैं। और अनुच्छेद 7 है हमारा भारत पाक भारत। ऐसे भारतीय व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को निवास करने के लिए पाकिस्तान चले गए, ठीक, यदि वह उसके बाद भारत आएंगे तो क्या वो भारत के नागरिक होंगे? नहीं। तो उन्हें भारत के नागरिक का दर्जा लेने के लिए भारत सरकार के अधीन भारत सरकार के अनुज्ञा के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। अनुच्छेद 8 है हमारा। इसके बाद अनुच्छेद 8 यानी भारतवंशी। भारतवंशी क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो खुद या जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, लेकिन अब उनका निवास स्थान विदेश में हो। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति अगर भारत के नागरिक होना चाहते हैं तो वहां के विदेशी वहां पे वो रह रहे हैं उस देश के भारतीय दूतावास में उन्हें पंजीकरण कराना होगा। और अनुच्छेद 9 यानी होता है नष्ट होना। सीधे से अगर हम इसको याद करना चाहें तो 9 यानी नष्ट होना। ठीक, तो किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता कब नष्ट होगी? किसी भी नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से नष्ट हो सकती है। ठीक, या तो वो स्वयं अपनी नागरिकता को त्याग दे, ठीक, या तो वो जब वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है तब उसकी नागरिकता नष्ट हो जाएगी। तीसरी, वंचना के द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कैसे नष्ट कर सकता है? पहला, या तो वह शत्रु देश के साथ व्यापार करे। दूसरा, या तो वह संविधान की प्रतिरक्षा पर कार्य करे, या तो वह 5 साल में मतलब 5 साल उसको नागरिकता ग्रहण किए हुए हो और वह 5 साल के भीतर 2 बार अपराध कर चुका हो। ठीक, तो भी उसकी नागरिकता नष्ट हो जाएगी।
अब 9 में नागरिकता नष्ट हुई तो 10 में क्या हुआ, नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना इसका मतलब क्या है कि जैसे वर्तमान में कोई भी नियम बन रहा है नागरिकता पर, तो उससे पूर्व में बने विधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अनुच्छेद 11 क्या है हमारा, कि नागरिकता पर अगर कोई भी हमें विधि बनानी है तो संसद बना सकती है। नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण और अर्जन क्षेत्र से। ठीक, नागरिकता के बाद अब हमारा है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। सबसे पहले हम अनुच्छेदों को समझे, इससे पहले मूल अधिकार के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मूल अधिकार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो मूल अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। अब ये बात होती है कि मूल अधिकार को कभी मतलब कोई हटा सकता है कि नहीं, तो हाँ, मूल अधिकार आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकती है। मूल अधिकार पर पहली बार विधि बनाने का अधिकार केशवानंद भारती मामले में संसद को दिया गया था। ठीक, तो देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है। अब इसके अंदर कौन आता है, राज्य की सरकार, राज्य के विधानमंडल, संघ की सरकार, संघ की संसद और इसके अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकरण व कर्मचारी। ठीक, अनुच्छेद 13 इसके बाद आता है हमारा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 13 ये हम लोगों का सबका अधिकार है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए, अल्पीकरण यानी छोटा करने के लिए, मूल अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए अगर कोई भी विधि बनाई जाती है तो वो प्रभावहीन या शून्य होगी। ठीक, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर राज्य के द्वारा मूल अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए कोई भी विधि बनाई जाएगी तो वो प्रभावहीन या शून्य होगी, लेकिन हमारे मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 14। हम बताना चाहेंगे कि मूल अधिकार पहले 7 थी। ठीक, लेकिन अभी हमारे मूल अधिकार की संख्या 6 हो गई है, क्योंकि जो संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था इसे निरस्त कर दिया गया है। अभी हम आगे बताएंगे कि भाग 6 में मतलब इसको क्या किया गया है। अब इसको मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, तो अभी हमारा 6 मूल अधिकार कौन कौन सा है। पहला है कि समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसमें जीवन का अधिकार भी है 20 से 21। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारा 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद अल्पसंख्यक लिपि संरक्षण का अधिकार 29-30। और उसके बाद सबसे अंतिम में हमारा है वो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 है, जो कि हमारा निरस्त कर दिया गया है। और सबसे अंतिम में है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान की आत्मा कहा है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 14 हमारा। तो अनुच्छेद 14 मूल अधिकार में सबसे अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए क्योंकि जो हमारा पूरा मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 14 है हमारा वो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, और इसके बारे में एक अपवाद और भी है। पहले तो देख लेते हैं अनुच्छेद 14 कहता क्या है। अनुच्छेद 14 में यह है कि विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार, यानी विधि सबके लिए एक समान होना चाहिए। विधि का ज्ञान जो है वो हमें अमेरिका से मिला, लेकिन विधि सबके लिए एक समान हो ये बात इंग्लैंड से मिला। ठीक, अनुच्छेद 14 के लिए एक अपवाद ये है कि विधि के समक्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं आते हैं। ठीक, देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है हमारा। पहले अनुच्छेद 14 में जो विधि की बात हम कर रहे हैं वो मानव के लिए होता है, मानव में स्त्री पुरुष के लिए होता है। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में बात की गई है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय मतलब कि जैसे जाति, वंश, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 15 के ग में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे लोगों के लिए राज्य उचित प्रबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 16 जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है नौकरियों में समानता। नौकरियों में समानता, वो भी ऐसी नौकरी जो कि सरकारी हो, शासकीय जो नौकरी होती है लोक नियोजन की, उसके लिए यहाँ पे बात की गई है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, संप्रदाय के आधार पर किसी के भी साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अगर ऐसा है जाति के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा तो एक लोग को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, तो उसका भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 के घ में। अनुच्छेद 16 के घ में कहा गया है जैसे भी कोई महिला हुई, ठीक, एससी, एसटी, इन सब के लिए नौकरी में आरक्षण दिया गया है, ठीक। और अभी हाल फिलहाल में ही 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा सवर्णों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो भी 10% आरक्षण, वो भी आर्थिक आधार पर, ठीक। सवर्णों को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ठीक। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसमें गांधी दर्शन होते हैं, तो गांधी जी छुआछूत के सख्त विरोधी थे। तो अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता को किसी भी रूप में बढ़ावा देना ये एक अपराध है, मूल अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 18 हमारा क्या है? अनुच्छेद 18 में हमारा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब उपाधि कौन सी होती है? इंग्लैंड के द्वारा लाई गई सभी उपाधि जैसे सर, क्वीन, लॉर्ड, जैसे पहले जितने भी अंग्रेज शासक हमारे भारत में आए थे सबके आगे लॉर्ड लगा रहता था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, तो सर लगा रहता था किसी के आगे, तो उन सभी उपाधियों का अंत हो गया। तो अब ये उपाधि जो अभी दिए जा रहे हैं ये कैसे उपाधि है? तो इनको उपाधि नहीं, इनको पुरस्कार मान लिया गया। जैसे कि साहित्य में दिया जा रहा है और शौर्य में दिया जा रहा है, शिक्षा के लिए दिया जा रहा है, तो उपाधि उसको सरकार की पूर्व अनुमति पर दिया जा रहा है, ठीक। इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे भारत का है, उसे जैसे डॉक्टर का है तो एमबीबीएस की डिग्री दी जा रही है, इंजीनियर की डिग्री दी जा रही है, ठीक, उसको डिग्री दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो ये सब सरकार की पूर्व अनुज्ञा के आधार पर ही उपाधि दी जा रही है। और जैसे कोई भी भारत का व्यक्ति है और वो विदेश में काम कर रहा है और उसे वहां पे विदेश सरकार की तरफ से उसे कोई भी उपाधि दी जाने वाली है, तो वो उस उपाधि को नहीं ले सकता है बिना भारत के राष्ट्रपति की अनुज्ञा लिए हुए, ठीक। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में काम कर रहा है लेकिन उसे विदेश में पुरस्कार मिल रहा है, तो उसे सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वह उपाधि ले सकता है। यानी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इसके आगे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि हमारा 19 से है, ठीक, 19 के ए से लेके 19 के जी तक, जिसमें से एफ है हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता जो इस समय निरस्त भी हो चुका है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। 19 से हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। 19 के ए में है वाक या अभिव्यक्ति, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता है और अपनी बातों को किसी के समक्ष रखने की स्वतंत्रता है, ठीक। 19 के बी में है भाषण देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। 19 के सी में है समिति या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता। पहले ये था कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते। हाँ, 19 के ई में है हमारा कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता। निवास पहले ये था हमारा कि हम जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद
हम जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। 19 के यज्ञ में था हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता, जो कि अब हमारा निरस्त हो चुका है। अब इसे मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया है। और 19 के जी में है हमारा जीविकोपार्जन के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, ये था हमारा 19। और 19 के ए के फर्स्ट में है हमारा प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता। इसमें हाल फिलहाल में एक और जुड़ा है, जीवन साथी चुनने की अभिव्यक्ति हम 19 के ए के फर्स्ट के तहत कर सकते हैं। देखते हैं हम अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध एवं अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अपराध एवं अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या हुआ कि यानी विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी जैसे मैंने किसी ने कोई अपराध किया, ठीक, उसके लिए उसे कोई दंड मिल चुका है, लेकिन फिर कोई दूसरा नियम बनता है कि नहीं इसे और ज्यादा लंबी सजा होनी चाहिए, तो नहीं, एक ही अपराध के लिए किसी भी इंसान को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 ये कहता है। अनुच्छेद 21 में है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक यानी हम अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं समाप्त कर सकते, किसी भी अप्राकृतिक तरीके से हम अपने जीवन को नहीं समाप्त कर सकते हैं जब तक कि विधि के द्वारा वंचित ना किया जाए। अनुच्छेद 21 के काम और 21 में हमारा और भी उच्चतम न्यायालय ने कुछ अधिकार को जोड़ा है, जैसे हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमें एकांत में रहने का अधिकार है, स्वच्छ भोजन करने का अधिकार है और निद्रा का अधिकार है। ठीक, विदेश घूमने का अधिकार है, निष्ठा का अधिकार है। ये सब भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के काम है हमारा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के काम है हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या कि मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 के काम में कहा गया है। और अनुच्छेद 22 में है हमारा, अनुच्छेद 22 में है हमारा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार, जैसे इसमें आ गया पहला कि कोई भी पुलिस वाला जैसे आपको गिरफ्तार करने आता है तो कुछ दशाओं में हो गया, जैसे वो कारण बताएगा आपको। दूसरा, आपको मनपसंद विधिक सलाहकार रखने की मतलब आज्ञा है, आप अपने मनपसंद के किसी भी वकील को अपने साथ रख सकते हैं। ठीक, तीसरा कि 24 घंटे के अंदर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख आपको प्रस्तुत करेगा। लेकिन अनुच्छेद 22 में एक बार ये निलंबित भी हो सकती है। कुछ दशाओं में अनुच्छेद 22 निलंबित भी हो सकती है जब आपके ऊपर टाडा एक्ट चल रहा हो, यानी गुंडा पोटा चल रहा हो, आतंकवादी, या आपके ऊपर यूपी कोका लगा हो, एनएसए लगा हो, रासुका लगा हो, तो उस टाइम पे अनुच्छेद 22 निलंबित हो सकती है। ठीक, अनुच्छेद 23-24 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में है हमारा मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। बलात्श्रम क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। ठीक, किसी भी स्त्री की अंगों की तस्करी, किसी भी मानव के अंगों की तस्करी, या किसी भी स्त्री को आप गलत धंधे में ढकेल रहे, ये सब अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। ठीक, अनुच्छेद 24 में है बच्चों से रिलेटेड है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कल कारखाने में काम नहीं करा सकते, और अगर आप जैसे काम करवा रहे हैं 14 वर्ष से थोड़े बड़े बच्चों को, तो उसको आप 6 घंटे के भीतर 1 घंटे का आराम देंगे। ठीक, और उसे ऐसे ही नहीं काम करने के लिए जाने देंगे, उसके साथ किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति को रखेंगे। अनुच्छेद 25 में है कि भारत में आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसे सिखों के 5 ककार हो गए, जिसमें आते हैं हमारा केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा। ठीक, अनुच्छेद 26 में क्या है हमारा कि आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य को कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में हमारा
यदि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। 28 में है हमारा कि किसी भी शासकीय विद्यालय में किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा को नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा दिया भी जा रहा है तो इसको ग्रहण करने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 29-30 है हमारा अल्पसंख्यक लिपि संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लिपि संस्कृति का अधिकार होगा, और अनुच्छेद 30 में कहा गया है हमारा कि अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित कोई भी विद्यालय खोल सकते हैं और उसका प्रायोजन खुद कर सकते हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद 31 है हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अब हमारा निश्चित है। ठीक, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया। और अनुच्छेद 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संवैधानिक या मूल अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 33 आता है हमारा कि प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर मूल अधिकार नहीं लगता है। अब प्रशासनिक कार्य करने वाले मतलब कौन, जैसे कि हमारे पुलिस हो गए, सुरक्षा गार्ड हो गए, तो इन सब पे मूल अधिकार नहीं लगेगा। अनुच्छेद 34 में क्या है हमारा कि सेना पर मूल अधिकार नहीं लगता है। सेना पर मूल अधिकार नहीं लगता है क्योंकि सेना पे हमारा मार्शल लॉ लगता है। अनुच्छेद 35 है हमारा कि मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन 35 के ए में है, ए में है नहीं, ए में था। जम्मू कश्मीर में विधि बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो विधि बनाने का अधिकार विधानमंडल को था वो भी अब संसद को दे दिया गया है। मूल अधिकार के बाद हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक, तो अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 12 की तरह राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य को परिभाषित किया गया था और अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया और कहा गया है कि राज्य में वे सभी शामिल होंगे जैसे संघ की संसद, राज्य का विधानमंडल, संघ की सरकार, राज्य की सरकार व इनके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी व प्राधिकरण। ठीक, अनुच्छेद 37 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लागू होना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लागू होना और इसे न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 38 में हमारा क्या है, राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए आर्थिक असमानता तथा अवसर की असमानता को समाप्त किए जाने का प्रयत्न किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में हमारा आर्थिक समानता का प्रबंध किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आगे हमारा है अनुच्छेद 39। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान का पुष्प भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ बड़े लोगों की बोल शामिल है, जैसे कि नेहरू जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए। हाँ, और इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं हमें अनुच्छेद 39 के क में कहा क्या गया है कि अनुच्छेद 39 तक हमने आपको बता ही दिया है। 39 के क में कहा गया है कि महिला एवं पुरुष अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यापार कर सकेंगी। ठीक, और 39 के ख में है कि धन का संकेंद्रण नहीं कर सकते हम, और 39 के ख में है धन का संकेंद्रण, और 39 के ग में है हमारा उत्पादन का संकेंद्रण नहीं कर सकते। संकेंद्रण क्या होता है, किसी भी चीज को जैसे इकट्ठा करके अपने ही पास रखना। 39 के ग में है उत्पादन का संकेंद्रण नहीं कर सकते जिससे कि राज्य प्रतिबंधित हो। 39 के घ में है हमारा
कि महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। जैसे पहले होता था कि महिला को कम मजदूरी दी जाती थी, पुरुष को ज्यादा मजदूरी दी जाती थी, तो अब ऐसा नहीं है। 39 के घ में साफ साफ कहा गया है कि समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। 39 के अंगा में है हमारा बच्चों एवं मजदूरों के लिए, कि बच्चों एवं मजदूरों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। जैसे ये मिशन इंद्रधनुष है और जितने भी पोलियो ये सब है, ये सब 39 के अंगा के तहत आते हैं। अनुच्छेद 40 जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन किया गया है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था भी है, तो अनुच्छेद 40 में ये नहीं आता। पंचायती राज व्यवस्था हमारा अनुच्छेद 243 में है, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कार्य की कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, यानी कार्य की कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, यानी कि ऐसे कार्य जो हमारी मनोवंचित दशाओं को अच्छा लगे, जो हमारे शिक्षा से संबंधित हो। अनुच्छेद 42 में है कार्य की न्याय संगत दशाएं और स्त्री प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 है हमारा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया जाए। जैसे कि नरेगा है हमारा स्टार्ट हुआ, एग्जाम्पल में है 2 अक्टूबर 2006 से, मनरेगा है 2 अक्टूबर 2009 से। मनरेगा में यहाँ माँ क्यों जुड़ा? माँ से हुआ हमारा महात्मा गांधी। ठीक, कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। 43 का का है इसके बाद हमारा 43 का हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया। इसके द्वारा ये कहा गया कि मजदूरों को भी प्रबंधन में शामिल किया जाए। अनुच्छेद 44 में हमारा समान सिविल संहिता लागू होता है, समान सिविल संहिता लागू होता है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 45 आता है। अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। जैसे कि हुआ हमारा आंगनबाड़ी व्यवस्था जो कि हमारी 1989 से चल रही है। अनुच्छेद 46 में है हमारा महिला, ST व अन्य दुर्बल वर्ग के लिए अर्थ में छूट का प्रावधान। अब अर्थ में छूट का प्रावधान मतलब क्या? अभी तक नौकरियों में होता था नौकरी में आरक्षण, अर्थ यानी होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ जो महिला होती है उनका फीस अलग, कभी कभी पुरुष का फीस अलग। महिला कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फीमेल का फीस कम रहता है, मेल का ज्यादा रहता है। तो ये सब जो महिला के फीस में जो कमी की गई है ये अनुच्छेद 46 के तहत की गई है। ठीक, अनुच्छेद 46 के तहत महिला, SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ में छूट का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 है हमारा पोषक तत्व एवं पोषाहार की व्यवस्था। ठीक, जो प्राइमरी या मिडिल में मध्य टाइम में दोपहर में भोजन दिया जाता है वो अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 में हमारा कृषि एवं पशुपालन की आधुनिकीकरण। ठीक, और 48 के का में है हमारा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। 49 में है हमारा राष्ट्रीय स्मारक, धरोहर और भवन का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक हो गया, धरोहर हो गया, भवन हो गया, इन सब का संरक्षण हमारे अनुच्छेद 49 में आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 50 में है हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सबसे लास्ट अनुच्छेद है। इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और लोक अभिव्यक्ति की बात की गई है। भाग 4 है हमारा मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था। 51 के क में है हमारा मूल कर्तव्य और ये हमारा है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 42वें
संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया। ठीक, आरंभ में मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन अभी 11 है और 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।